हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो इसमें प्रश्न पूछा गया है विश्लेषण के लिए वो दो चीजें हैं। एक तो ये कि वैवाहिक सुख क्यों नहीं, दूसरा कि जो काम है, प्रोफेशन है, जॉब लगती और छूटती रहती है। ये दो कारण हमें खोजने हैं इस कुंडली के अंदर कि ऐसा क्यों हो रहा होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, हमें किसी भी कुंडली के अंदर इंसान के सोचने के ढंग को पकड़ना होगा। पहली चीज देख लें कि फर्स्ट हाउस जो है, फर्स्ट हाउस के अंदर जो नक्षत्र आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 29 डिग्री के आसपास आ रहा है। टाइम आपने रात का 1:06 का दिया है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन होगा तो लगन शिफ्ट हो सकती है, लेकिन सोचने का ढंग फिर भी कृत्तिका नक्षत्र के पास ही रहेगा। ठीक है, अब कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी की अगर बात करें तो वो होते हैं सूर्य। कृत्तिका नक्षत्र अपने आप में थोड़ा सा एग्रेसिव नक्षत्र माना जाता है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले अगर हम सोचने की ढंग की बात करें तो वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सूर्य के हवाले है। इंसान का जो थॉट प्रोसेस होगा वो कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटेटिव वे में बात करने वाला होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि सूर्य जो है वो इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बने हुए हैं, तो व्यक्ति जो है अपने बुद्धि के ज्ञान पे ज्यादा विश्वास करने वाला होगा। ठीक है, जिस भाव के वो स्वामी होते हैं वो इंसान के अंदर उस चीज की लेके कैपेसिटी ज्यादा मानी जाती है। तो ये चीजें समझ में आती हैं कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान के अंदर एक साहस पराक्रम रहने वाला है और उस आधार पे इंसान अपने आप को अथॉरिटेटिव वे में बात करने का प्रयास करेगा। नवांश के अंदर अगर हम आएंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि ये जो सूर्य हैं ये नीच राशिस्थ होंगे, यानी कि मटेरियल साइड से अगर लगन के साइड से देख रहे हैं तो थॉट प्रोसेस ठीक है, लेकिन वो किस्मत के अंदर नवांश में जाके वो नीच राशिस्थ होने से अपने पोटेंशियल का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते। मैं नवांश कुंडली को सामने अभी ले आऊंगा थोड़ी देर में। अब बाकी की चीजों को लेकर शुरू करते हैं चर्चा। हमसे सवाल दो चीजों पे पूछा गया, उस पर स्पेसिफिक रहने की कोशिश करते हैं। एक तो बात हुई है कि विवाह या सेवंथ हाउस का सुख में क्यों चुनौतियां हैं। दूसरा जो सवाल है वो है प्रोफेशन का। तो मैरिज को लेके मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आप ये चेक कर लीजिएगा कि इनका जो जन्म हुआ है उस दिन जो वैदिक डे था वो फ्राइडे था। ठीक है, आप मान सकते हो कि जो तारीख है उसके हिसाब से ये शायद शनिवार आपको दिख रहा हो, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि सूर्योदय ना हो जाए। रात का जन्म है तो कहीं ना कहीं शुक्रवार के दिन का जन्म है। हम वैदिक कैलेंडर की बात कर रहे हैं, जो हम अभी कैलेंडर यूज करते हैं नॉर्मल वाला, वो नहीं। सूर्य अस्त के बाद से लेकर अगले दिन अगर सूर्योदय नहीं हो रहा है उस समय तक जो भी दिन होता है वो पीछे वाले में काउंट होता है। तो फ्राइडे के दिन का जन्म होने के कारण शुक्र जो होंगे वो अपने आप में एक फायर एलिमेंट की तरह काम करेंगे। इसीलिए भी जातक का दूसरों के साथ साझेदारी कर पाना और साथ ही साथ विवाह के अंदर भी चुनौतियां आएंगी, ये पंचांग का एक फैक्टर रहने वाला है। ठीक है, अब दूसरी तौर पे चीजों को देखते हुए चलिए। यहाँ पे 7 नंबर की राशि है, इसके अंदर जो मिड पॉइंट आएगा वो आएगा आपका गुरु का। तो जो गुरु का मिड पॉइंट आएगा इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जुपिटर अपनी ओर से प्रयास करेंगे। जुपिटर जो है उनकी प्लेसमेंट ठीक है, लेकिन गुरु कहीं ना कहीं अपने शत्रु की राशि में मौजूद हैं। ठीक है, 3 नंबर की राशि तो वहां पे उनके लिए शत्रु राशि जैसा माना जाएगा। वो बैठे हुए हैं अपने ही नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में, इसलिए कुछ
रिलैक्सिंग है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैरिज लाइफ के अंदर जहाँ पे शुक्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ा प्रभाव दिखाएंगे साझेदारियों में, गुरु अपनी ओर से कुछ कोशिश करेंगे कि हल्का फुल्का रिलीफ आ सके, लेकिन गुरु यहाँ पे इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गुरु अपने आप में न्यूट्रल है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जुपिटर जो है वो उनके आगे सूर्य है, पीछे चंद्रमा है, तो पीछे तक तो ठीक है, सामने की ओर जहाँ गुरु बढ़ रहे हैं वहाँ पे फिर अग्नि तत्व का ग्रह है, कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियाँ वहाँ पर भी मौजूद हैं। दूसरी बात, गुरु के ऊपर केतु का भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि केतु की जो पोजीशन है वो गुरु की राशि में है। ठीक है, तो सेपरेटिस्ट एनर्जी जुपिटर के अंदर मौजूद रहेगी। क्यों मौजूद रहेगी? क्योंकि वो केतु के डिस्पोजिटर हैं। ठीक, ये 7th हाउस का मिड पॉइंट यानी आत्मा वाली पोजीशन में आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर ये प्रभाव मौजूद है, इसलिए ये विवाह वाले साइड में चुनौतियां आएंगी। यहां से भी आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, जो आपका शुक्र है वो 25 डिग्री का अपने नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है, और शनि और बुध के साथ आए हुए हैं। शनि नेचुरली एक तो दुखों के कारक ग्रह माने जाते हैं, उनके साथ उनका संबंध बनेगा तो भी चुनौती आएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि जब किसी चार्ट में और खासकर मेल चार्ट में शुक्र शनि का संबंध बनता हो तो फिर शुक्र कारक है विवाह के, वो चुनौतियां वैसे ही देने लग जाएंगे। एक बात। दूसरी चीज कि बुध का भी साथ कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध इस कुंडली में छठे भाव और तीसरे भाव का स्वामी बनेगा। ठीक है, इस वजह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के हिसाब से वो बहुत फ्रूटफुल नहीं है रिगार्डिंग द मैरिज लाइफ। 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर 3rd हाउस और 6th हाउस लॉर्ड का प्रभाव है, साथ ही साथ 11th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड होके शनि का संबंध है। पॉजिटिव ये किस वे में होता? पॉजिटिव ये इस वे में मान सकते हैं कि 10th हाउस का संबंध 3rd हाउस और 6th हाउस के साथ है, जो कि मेहनती बनाने का प्रयास करेंगे। और शुक्र का जो संबंध है वो 2nd हाउस का संबंध है 11th हाउस के लॉर्ड के साथ। शनि और शुक्र का जो संबंध है वो आपको धन देने का प्रयास कर सकते हैं। इतनी चीजें यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। बाकी 1st हाउस और 8th हाउस लॉर्ड आप लोग जो मानोगे वो मंगल है। मंगल राहु केतु के प्रभाव में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, ये भी थोड़ा सा हेल्थ को यहाँ पे संभलना पड़ेगा। इसके बाद मेरे ख्याल से आपको 7th हाउस की ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। शनि ना सिर्फ के शुक्र के साथ हो रहे हैं बल्कि अपनी तीसरी दृष्टि से भी 7th हाउस को देख रहे हैं, तो ये जो प्रभाव रहने वाले हैं ये प्रभाव सीधे तरीके से कहीं ना कहीं आपके मैरिज लाइफ और दूसरे लोगों के साथ जुड़ने में भी चुनौतियां खड़ी करेंगे। जो आपका 8th हाउस है जो मैरिज लाइफ की हैप्पीनेस को दर्शाता है, उसके स्वामी बनते हैं मंगल। ठीक है, वो एक तो छठे भाव में आके बैठे हुए हैं, यहाँ पे वो राहु केतु एक्सिस से पीड़ित हो रहे हैं। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपका जो हैप्पीनेस है उसमें चुनौतियां देखने को मिलेंगी। दूसरी बात है 8th हाउस के अंदर जो मिड पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है बुध का। बुध फिर निराशा वाले ग्रह शनि के साथ जाके बैठा है, इसीलिए वैवाहिक सुख में भी बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिविटी नहीं नजर आती। अब इतनी सारी चीजों के साथ साथ एक चीज और समझ लीजिए, आपका ये जो फॉर्मेशन है ये ऊपर से सूर्य और नीचे से मंगल राहु से पीड़ित है। मैंने मान लिया कि मंगल जो है वो राहु की तरफ जा रहे हैं, लेकिन राहु जो है वो आपके 5 नंबर की राशि की तरफ आ रहे हैं और सूर्य जो है वो आपके मूव कर रहे हैं कहां पर? 5 नंबर की राशि की तरफ। तो इन दो सूर्य और राहु की वजह से एक स्ट्रॉन्ग पापकत्री योग जो है वो प्रभावित करेगा। किन चीजों को? 5th हाउस को और कुछ हद तक शनि, बुध और शुक्र को, क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, तो वहां पे हम उनकी मौजूदगी को 5th हाउस एक तरीके से कुछ हद तक बचाएगा, लेकिन जो आपके शनि, बुध और शुक्र हैं ये तीनों के तीनों इस पापकत्री योग का हिस्सा माने जाएंगे।
ठीक है, अब चलते हैं 10th हाउस के अंदर। तो जब हम 10th हाउस के अंदर आएंगे, यहाँ के स्वामी बने हुए हैं शनिदेव। पहले तो वो यहाँ से 8वें बैठ गए हैं। अगर आप गिन के देखोगे तो ये 7 और ये 8, अपने से 8वें जाना, इसका मतलब है कि कुछ चुनौतियाँ, डिलेस। ठीक। दूसरी बात है कि इस कुंडली में आपका सेकंड, साथ ही साथ 6th और 10th हाउस का जो मिड पॉइंट है वो चंद्रमा के पास आ रहा है। यहाँ पे राशि है 10 नंबर की, जो कि चर राशि है, मूवमेंट शो करेगी। नक्षत्र जो बन रहा है वो बन रहा है चंद्रमा का नक्षत्र, यहाँ पे जहाँ तक के श्रवण नक्षत्र आता है वो बन रहा है, और उसके स्वामी जो है वो उच्च के हो रहे हैं। अब चंद्रमा वैसे भी चंचलता के लिए जाना जाता है, और ऊपर से वो उच्च हो रहा है। इसकी वजह से भी छोटी छोटी बातों से मन दुखी हो जाए, ये परेशानियां यहाँ पे आ सकती हैं। दुखी क्यों बोल रहा हूँ, जबकि चंद्रमा तो उच्च राशि है। दुखी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चंद्रमा की जो पोजीशन है वो सूर्य से अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 घर के फासले पर बैठे हुए हैं। अगर आपको याद हो तो अपनी बात हुई थी कि 72 डिग्री के अंतराल में अगर चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तो चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष से इतने पावरफुल नहीं होते। यहाँ से इनका जो ये मूवमेंट है ये इतना आगे तक का नहीं है कि वो चंद्रमा में पॉजिटिविटी दे। इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को उच्च का तो आप मान सकते हो, ये कह सकते हो कि हाँ सुख संसाधनों में तो चीजें अच्छी होंगी, लेकिन मन की बात अगर होगी, मन के तौर पे बात होगी, तो चंद्रमा के पास पक्ष बल नहीं है। यहाँ पे आप एग्जॉल्टेड को देख के ऐसा मत समझना कि चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी है। क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी इतनी नहीं है कि चंद्रमा अपने आप को पक्ष बली बना पाए। ये प्रॉब्लम है इस कुंडली की। दूसरी चीज कि आपका जो 7th हाउस है, 7th हाउस का लॉर्ड फिर पाप कतरी के बीच में फंसेगा। 6th हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ है, और साथ ही साथ शुक्र के साथ भी कंबाइंड है। तो यहाँ तक तो ये फॉर्मेशन आ रहा है। इसके साथ एक चीज और है, शनि की केतु के साथ नक्षत्र परिवर्तन है, इसीलिए रह रह के कुछ अजीब सी चुनौतियां प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, परेशानियां सिर उठा के खड़ी भी होंगी, सॉल्व भी होंगी, ऐसी चीजें चलती हुई नजर आएंगी। अब एक बार पहले नवांश में चलते हैं, फिर दशमांश में जाएंगे। तो नवांश के अंदर अगर हम आएंगे तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आपका चंद्रमा जो है वो राहु केतु एक्सेस में आया। ठीक है, जो कि हमारे 10th हाउस के मिड पॉइंट लॉर्ड बन रहे थे और आपके 4th हाउस के स्वामी बन रहे थे। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज, मंगल तो उच्च राशिस्थ हुए, ये सपोर्ट करेगा किस चीज को? क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हेल्थ को बताता है, राहु केतु एक्सेस में फंसे हुए थे, अगर वो अपनी उच्चता को हासिल करते हैं तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है, पॉजिटिव चीज है। अगर आप यहाँ पे शुक्र को देख रहे हैं तो शुक्र जो है वो 8 नंबर की राशि में बैठे हैं। 1 नंबर से बनने वाली लगन कुंडली में शुक्र को इस तरीके से मानेंगे कि वो 8वें भाव में किस्मत से मौजूद है। तो 7th हाउस का लॉर्ड अपने आप में कहीं ना कहीं किस्मत से ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जो कि सुखों की कमी या डिलेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, शनि की मौजूदगी है बुध की राशि में, बुध के साथ बैठे हुए हैं, और गुरु का भी साथ मौजूद है। आपकी ओरिजिनल लगन कुंडली के अंदर ये जो तीनों ग्रह हैं इनका प्रभाव कहाँ पर आ जाएगा? तीसरे भाव में आएगा। तीसरे भाव में आने के कारण और बुध और 3 नंबर की राशि होने के कारण जातक कमीशन वाले कामों में बहुत अच्छे माने जा सकते हैं। ठीक है, गुरु जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से वर्गोत्तम होते हुए नजर आ रहे हैं, एक प्लस पॉइंट है। और नवमांश की कुंडली के अंदर अगर मैं अब आ जाऊं मैरिज लाइफ हैप्पीनेस को लेके बात करने पे, तो मुझे यहाँ पे क्या नजर आता है इसको देख लीजिए। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो अपने दुश्मन की राशि में दुश्मन के साथ बैठ गया है, जो कि अति शत्रु पोजीशन मानी जाएगी। दूसरी चीज, दुख का जो कारक ग्रह होता है, जो डिलेस का उदासी का ग्रह होता है, वो भी वहीं पे मौजूद है, तो उदासीन रवैया रहने वाला है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, हमारा जो सोचने का ढंग था, जो सूर्य था, वो देखिए किस्मत के अंदर नीच राशिस्त हो रहे हैं। इसीलिए जो थॉट प्रोसेस है, एंगर एग्रेशन कह लूँ कृतिका नक्षत्र के दम पे, या अथॉरिटेटिव वे की जो चीज़ें हैं वो किस्मत में हमें पॉजिटिव हेल्प नहीं करके निगेटिव हेल्प करती हुई नज़र आती हैं। यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं प्रोफेशन वाले चार्ट में। तो प्रोफेशन के चार्ट की स्थिति ये है। अब प्रोफेशन के चार्ट को अगर देखा जाए, यहाँ से देखने में तो चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी दिखेंगी D10 के अंदर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड उच्च राशिस्थ अपने मित्र के साथ, और कहीं ना कहीं सामने ही दृष्टि भी मौजूद है। ठीक है, तो दशमांश जो आपको दिख रहा है वो दशमांश आपको पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर सॉर्ट ऑफ इनस्टेबिलिटी मौजूद है। अब इसका कारण भी समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज कि ये सारे फॉर्मेशन ठीक है कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके 10th में बैठे हैं, उच्च के होके बैठे हैं, पोस्ट पोजीशन को दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने मित्र बुध के साथ बैठे हैं। और इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर अगर बात करें तो बुध जो होते हैं वो भाग्य के भी स्वामी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छा दिख रहा होगा। लेकिन फॉर्मेशंस को रीड करते वक्त हमेशा सबसे पहली चीज जो लेके चलनी है वो क्या, इंसान का सोचने का ढंग कहीं नहीं बदलने वाला। वो अपने प्रोफेशन में रहेगा तो भी दिमाग वही रहेगा, मैरिज लाइफ में रहेगा तो भी दिमाग वही रहेगा। थोड़ा बहुत परिस्थितियों के लिए उनको अपने आप को चेंज करना होता है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो जो थॉट प्रोसेस है हमारे लिए, सूर्य वो राहु केतु एक्सिस में फंसे हुए हैं, और सूर्य और राहु में आपको पता है कि अच्छी मित्रताएं नहीं होती। इस वजह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अथॉरिटी से टकराव की स्थिति मान लीजिए, या अपनी ही सोच के कारण अपन कहीं ना कहीं दूसरों से टकराव बनाने लगेंगे। क्योंकि जो हमारा थॉट प्रोसेस हो रहा है ना, सूर्य हमारे सोचने का ढंग मिड पॉइंट लॉर्ड, वो इस कुंडली में 8th हाउस के भी लॉर्डशिप में है। तो कहीं ना कहीं जो एक अथॉरिटेटिव नेचर है, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के नहीं रह पाने की स्थिति है, वो सब कुछ। और ये जो परिस्थिति है कर्म के अंदर, ये रह रह के आपको बार बार चेंज ओवर कराती रहती है। कभी किसी बात पे कुछ हुआ, जॉब गई, फिर कुछ बात हुई, कुछ हुआ, जॉब गई, ये पोजीशन यहाँ पे बनी रहती है। 10th हाउस का जो मिड पॉइंट लॉर्ड बन रहे थे, सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस 6th हाउस से देखी जाती है। उसके भी मिड पॉइंट लॉर्ड जो बन रहे थे वो चंद्रमा ही बन रहे थे। चंद्रमा का भी एक तरफ से उच्च राशिस्थ होना चंचलता को बढ़ा रहा है। चंद्रमा के जो तत्व हैं वो उनमें बढ़ोतरी कर रहा है, चंचलता को बढ़ा रहा है। यानी कोई भी बात होगी तो वो उसको इमोशनली ले लेंगे, और इमोशनली ले लेके वहां से वो जॉब्स के अंदर मूव ऑन करने लगेंगे। अब बात ये उठती है कि किस तरीके के प्रोफेशन के अंदर अगर वो हैं तो सक्सेसफुल है। ऐसा कोई सा भी प्रोफेशन जो कि बार बार मूवमेंट मांगता हो, सेल्स टाइप की कोई चीज होती हो, क्रिएटिविटी वाले कोई काम होते हो, अगर उसके साथ वो जुड़ जाएंगे, अपने आप में रह के क्रिएटिविटी करने लग जाएंगे, तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। क्यों इस चीज को कहा जा सकता है, इसको भी समझ लीजिए। ये दशमांश की कुंडली दिख रही है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो बुध के साथ जुड़े हुए हैं। बुध का मतलब है कमीशन के साथ जुड़े हुए, कोई भी काम में संबंध बन सकता है। दूसरा, शनि की जो राशि है वो यहाँ पे दिख रही है, शुक्र की राशि, और शुक्र उसको देख भी रहे हैं। तो आर्टिस्टिक पोटेंशियल भी कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ये दशमांश रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों पोटेंशियल होने से, और आपकी जो लगन कुंडली है उसमें आपका 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो 5th हाउस में आके बैठा हुआ है, जो कि अपने ही काम को कहीं ना कहीं करने का प्रयास करेगा। क्योंकि सर्विस से, जॉब से, 6th हाउस से इसकी प्लेसमेंट कैसी है, 12th बनी हुई है। आपके सर्विस और जॉब एरिया के अंदर की बात की जाए तो मंगल और राहु बैठे हैं, एंगर और एग्रेशन वहां बैठा हुआ है, किसी न किसी बात पे कोई लड़ाई झगड़े होने की संभावना बनी रहती है। इस वजह से कुछ क्रिएटिव वर्क के साथ ये जुड़े, क्योंकि देखिए ये कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसके साथ ये जुड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो उस चीज में खुद का काम करते करते कहीं ना कहीं राइज कर पाएंगे। क्योंकि
जहां तक सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के साथ भी संबंध है तो थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ भी संबंध है। कमीशन बेस्ड कोई भी वर्क्स किए जा सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा फैक्टर जिसको कि आप ध्यान दे सकते हो, तो दशाओं के साथ भी आप चीजों को इस समय देख सकते हो। अभी तक मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया जो आप जानना चाहते थे। अब दशाओं के साथ क्या चीजें देख सकते हैं उसको देख लीजिए। इनके ऊपर दशा जो चल रही है वो चल रही है कहीं ना कहीं गुरु की। गुरु जो है वो भाग्य भाव के स्वामी हैं और 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। 12वां भाव जो है वो विदेशों तक को रिप्रेजेंट करता है या मानसिक परेशानियों को रिप्रेजेंट करता है, और 9वां भाव जो है वो भी लंबी यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है। गुरु की मौजूदगी भी है तीसरे घर के अंदर, ठीक है, जो कि छोटी यात्राओं को मौजूद रिप्रेजेंट करता है। तो जो दशा है वो मानसिक तौर पे या तो परेशान कर रही है या तो बहुत ज्यादा दूर दूर ले जाने की बात कर रही है। इसीलिए ट्रैवलिंग जितनी ज्यादा कर सकते हैं उतनी ज्यादा ट्रैवल चीज के साथ अपने जॉब को कनेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज कि जो इनका अंतरदशा चल रही है वो बुध की चल रही है और काफी लंबे समय तक अभी चलने वाली है। तो बुध की अंतरदशा में भी फिर आप देखो थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस, सर्विस और ये दोनों फॉर्मेशंस काम करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। इसकी वजह से अगर जोश भी वर्क के अंदर सेल्स है, मूवमेंट है, मोशन है, ऐसे चीजों के साथ अगर वो जुड़ के चलते रहेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल रहने वाले हैं। कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। राशि जो बैठी हुई है वो दिखा रही है चर राशि, मूविंग राशि। अगर आप कोई एक जगह बैठने वाले प्रोफेशन में आ गए तो वो आपको बार बार प्रोफेशन चेंज करेगा। बेटर सॉल्यूशन क्या होगा? आत्मा भी मिड पॉइंट में चंद्रमा की आ रही है, वो भी चंचलता दिखाता है, मूवमेंट दिखाता है। इसीलिए ऐसे काम को करें जिसमें कि एक जगह बैठने वाली बात नहीं हो। स्थिरता तो काम में स्थिर है लेकिन प्लेस स्थिर नहीं होनी चाहिए। अगर वो मूवमेंट करते रहेंगे तो ये राशि भी खुश, राशि खुश के बाद चंद्रमा भी खुश, और उस तरीके से कहीं ना कहीं वो प्रोफेशन में कंटिन्यूटी को मेंटेन कर पाएंगे। अन्यथा किसी भी काम में जाएंगे, साल भर हो गया, शनि की राशि दिख रही है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल हो गया, उसके अंदर फिर एक निराशावाद आना और दूसरों के साथ अनबन होना, फिर नौकरियों को जाना। क्योंकि अगर कुर्सी टेबल पे बैठ के काम हो रहा है तो फिर आप मान के चलिए एक समय के बाद वहां से मन उदास हटेगा और उसके साथ साथ प्रोफेशन के अंदर चेंजेस बार बार आते रहेंगे। लेकिन अगर वो कुर्सी टेबल की नौकरी नहीं है, कभी इधर जाना पड़ रहा है, कभी कहीं और जाना पड़ रहा है, किसी और से बातचीत करनी पड़ रही है, ऐसी परिस्थितियां हैं, तो वो जॉब अपने ओर से काफी ज्यादा लॉन्गेविटी के साथ चलती हुई नजर आएगी। क्योंकि दशमांश की कुंडली में भी 7 नंबर की राशि थी। 7 नंबर की राशि जो है वो भी चर राशि है। दोनों ही जगहों पे कहीं ना कहीं मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर ये चीज मिल पाती है तो फिर आप मान के चलिए कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। इस कुंडली के अंदर अगर हम बात करें तो ये योग जो है शुक्र और शनि का, ये पॉजिटिव योग है। चंद्र कुंडली से बात करेंगे तो भी ये तीनों के तीनों ग्रह जो है ना, ये पॉजिटिव योग बनाते हैं चंद्र कुंडली से। क्योंकि उस कंडीशन में शनि योग कारक होते हैं, बुध जो हैं वो भी पॉजिटिव हैं, और शुक्र तो वहां पे लग्नेश खुद बनते हैं। इस वजह से अगर कंप्लीटली मूवमेंट वाले कामों को करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये चंद्र कुंडली नहीं है, आपको फिजिकल चीजें जो दिखती हैं वो हमेशा लगन से दिखती हैं। चंद्रमा तो वो है जो कि मन की बात बता रहा है, तो यहाँ पे मन की बात को नहीं करनी हमारे को। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज को लेकर, आपके फिजिकल प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस को। उसके लिए आप ऐसे किसी प्रोफेशन के साथ ही कनेक्ट होएं जहां पे आपको काफी मूवमेंट यात्राएं करती रहनी पड़े, जिसके कारण से ये जो दशाएं हैं ये भी आपकी आराम से निकलेंगी और प्रोफेशनली भी आप आराम से अपने आप को सक्सेस कर पाएंगे। दूसरी बात, इस समय इनके ऊपर जो योगिनी दशा काम कर रही है वो कहीं ना कहीं इनके जिंदगी में धीरे धीरे करके बदलाव लाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। और ये परिस्थिति अभी कुछ लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि पहले सिद्धा और सिद्धा के बाद संकटा, ये दो जो हैं ये कुछ लंबी होती हैं। यानी कि मान के चलिए 2024 तक सिद्धा चल रही है, वहां से 8 साल तक संकटा चलेगी। इतना समय, 8 इधर और 2 इधर, यानी कि 10 साल, 10 साल तक जिंदगी अभी आपको ऐसी परिस्थितियों में डालेगी जिससे कि आपका जिंदगी के प्रति एक नजरियों में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगले 10 साल आपकी लाइफ
बार बार कहीं मूवमेंट, किसी से बातचीत, कुछ 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 होना, और ऐसे करते करते वो आपके लाइफ के अंदर एक ऐसा फेज क्रिएट करेगी जो कि धीरे धीरे करके, यानी कि ये 10 साल के फेज के अंदर वो ऐसे चीज़ों को क्रिएट करने लगेगी जिसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक अलग ही लेवल का गेन्स डेवलप होने लगेगा। धन्यवाद।